ओके तो हेलो गाइस, आज हम केमिकल साइड का पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको इस पेपर में काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे जो हम अब सॉल्व करेंगे, है ना। ओके तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको पूछा है सिंपली द राइट डिटरमिनेंट स्टेप ऑफ द मॉन्सेंटो एसिटिक एसिड, राइट। तो इन मॉन्सेंटो एसिटिक एसिड हमने बात की है कि इसमें हम यूज़ करते हैं CH3OH रिएक्शन विद HI इज द फर्स्ट स्टेप। और क्या फॉर्मेशन होता है CH3I एंड दिस साइड इज वाटर। दिस इज द फर्स्ट, आपको सिंपली यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा CH3I। बट आपको RDS स्टेप पूछा है, तो RDS स्टेप क्या होगी। द कॉम्प्लेक्स इज रोडियम I2 CO/2 negative, and this complex is the 16 electron complexes, and 16 electron complex generally shows oxidative additions reactions. So oxidative addition of CH3I or methyl iodide, or you know that methyl iodide act as a polar molecules, right? Polar molecules, and polar molecule कौन सी addition कर सकता है, ट्रांस ऑक्सीडेटिव एडिशंस। बट हमको पता है कि इन मॉन्सेंटो एसिटिक एसिड में 4 स्टेप्स होती है। द फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेटिव एडिशन, द सेकंड स्टेप इज द मिथिल माइग्रेशन, थर्ड स्टेप इज द एडिशन ऑफ CO, एंड द लास्ट स्टेप इज द रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो ये 4 स्टेप का मैकेनिज्म है। अब इन 4 स्टेप में से विच स्टेप इज द RDS स्टेप आपको पूछी गई है, राइट। विच स्टेप। अब वाई फर्स्ट स्टेप इज द RDS, हमने इसकी भी बात की है कि वाई फर्स्ट स्टेप RDS, अप टू डाउन व्हाट विल बी हैपेंस, द कोबाल्ट, rhodiums and iridiums, the electron density of the metal increases। और हमको पता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस, द रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन आल्सो इंक्रीजेस। बट इरेडियम में रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दी रोडियम, और नॉट। तो इन कटावा प्रोसेस में द फर्स्ट स्टेप इज नॉट एक्ट एज RDS स्टेप, बट इन मॉन्सेंटो एसिटिक एसिड द फर्स्ट स्टेप इज RDS स्टेप और नॉट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होगी, दे एक्ट एज ए RDS बिकॉज विच मेटल इज यूज, 4D ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज, राइट। तो यहाँ पे एडिशन कौन सी हो रही है आपकी, ट्रांस एडिशन। तो दिस इज ऑक्सीडेटिव एडिशन, और दिस आल्सो कॉल्ड एज दी RDS। ओके, द नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकती है, द क्राइटेरिया फॉर दी 1,1 माइग्रेशन और मिथिल माइग्रेशंस। क्या बोले थे हमने कि मेटल attached to the sigma donor ligands and cis to the carbonyl, what will be happen, they shows 1,1 migrations or 1,1 methyl migrations। सही है कि नहीं। तो आफ्टर 1,1 methyl migrations 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस किस में कन्वर्ट होने वाले हैं, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस एंड 1 अनसैचुरेटेड कोऑर्डिनेट साइड इज ऑब्स। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट एडिशन ऑफ CO, दिस इज फर्स्ट, और एडिशन ऑफ CO वापिस से कन्वर्ट हो गए आपके 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस। अब ये बात हो गई है कि 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल क्या होगी, +3। तो मेटल शुड बी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एंड कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड। दिस शोज रिडक्टिव एलिमिनेशंस। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑलवेज सीज टू ईच अदर, राइट और नॉट, सीज टू ईच अदर। तो ये हो जाएगा रिडक्टिव एलिमिनेशंस, एंड द प्रोडक्ट इज असाइल आयोडाइड्स, एंड तो वापिस से रीजनरेशन हो गया आपका कैटलिस्ट I2CO/2 नेगेटिव, और दिस कैटलिस्ट आल्सो कॉल्ड एज मॉन्सेटो। और फॉर देयर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस, बिकॉज जो वाटर हमने ऊपर निकाला है वापस से हम यूज करेंगे फॉर दी हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस वन, एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज एसिटिक एसिड। तो इस फोर्थ स्टेप में से कौन से स्टेप आपकी RDS है, ये आपको पूछा गया है। तो ऑब्वियसली द फर्स्ट स्टेप इज द RDS इन द मॉन्सेंटो एसिडिक एसिड, राइट और नॉट। That's why correct answer is the oxidative addition of CH3I to the these complexes। इसी को हमने क्या बोला है, RDS स्टेप और रेट डिटरमाइन स्टेप।
Okay, the next question, nucleophilic attack on the hydride, this nucleophilic attack on the hydride also called as the DMG rules. DMG rule, right? A DMG rule applicable only for the 18 electron complexes, right or not? 18 electrons. तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि DMG rule किसके लिए applicable है? 18 electron complex. और 18 electron complexes that containing which system? Pauline, right? The Pauline systems. अब Pauline कौन कौन से हो सकते हैं आपके? तो पॉलिन इज दी ऑड भी हो सकती है, पॉलिन इज इवन भी हो सकती है। तो ऑड और इवन में से हम किस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे वो कौन बताने वाला है? दैट इज सिंपली कॉल्ड एज दी डीएमजी, राइट? तो द फर्स्ट रूल इज even Pauline is the faster nucleophilic attack. Even Pauline is faster nucleophilic attack than odd Paulines. ये पहला रूल्स उसने आपको बोला है, राइट? अब इवन में से किस पे अटैक फास्ट करेगा? तो उसमें अब सेकंड रूल उसने बोला है कि अ साइक्लिक इज फास्टर देन साइक्लिक, ऑब्वियसली। तो अ साइक्लिक Pauline इज फास्टर देन साइक्लिक Paulines. तो इसके बेस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे दिस इज द 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस, किसके साथ रिएक्शंस हो रही है? द रिएक्शन विथ हाइड्राइड्स। और आपके पास है इवन पॉलिन्स, ऑड पॉलिन्स, राइट? तो अभी है इवन पॉलिन्स और ऑड पॉलिन्स में से किस में अटैच होगा? इवन पे होगा। तो ये देखो हेप्टासिटी 6, हेप्टासिटी 4, हेप्टासिटी 3। पहली बात तो हो गई क्या? हेप्टासिटी। तो इसमें से तो ऑड वाले पहले ही कैंसिल हो चुके थे क्योंकि ये ऑड हो चुके हैं, राइट? अब बात आती है असाइक्लिक इज फास्टर देन साइक्लिक। तो दिस आल्सो इवन, दिस आल्सो इवन, बट ये जो है ये असाइक्लिक सिस्टम है और ये कौन सा सिस्टम है? साइक्लिक सिस्टम है। और अकॉर्डिंग टू डीएमजी असाइक्लिक में क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ असाइक्लिक इज फास्टर देन साइक्लिक। तो ऐसा ऑप्शन आपके पास ओनली वन है, क्योंकि जहां पे भी आप देख रहे हो ये ऑड पे अटैक कर रहा है तो ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, राइट? यहां पे साइक्लिक पे अटैक कर रहा है तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, नॉट पॉसिबल, राइट? और यहाँ पे आपको कहाँ पे अटैक किया है? ऑब्वियसली दिस सिस्टम, तो ये प्रोडक्ट ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो हमको पता है कि इवन इज फास्टर देन odd, a cyclic is faster than cyclic, that's why correct option is second. The correct option is very easily identification of the product depends on the DMG rules, right? तो यहाँ पे जब भी आपको कोई भी कंसेप्ट पूछता है तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपको मेंशन करी हुई रहती है। दो प्रोडक्ट आपके हमेशा एलिमिनेटेड होते हैं, दो प्रोडक्ट हमेशा एलिमिनेटेड वाले होते हैं। अगर आपको फर्स्ट कंसेप्ट भी पता है तो आपने दो प्रोडक्ट पहले ही एलिमिनेट कर चुके, इवन इज फास्टर देन ऑड, जिसको पता था। तो जहां पे भी ऑब्वियसली ऑड पर अटैक होने वाला है वो कैंसिल हो गए आपके, राइट? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी मेटलोसेंस। और यू नो दैट मेटलोसेंस डिपेंड किस पे करेगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो द कंसेप्ट इज, हम पहले कंसेप्ट देख लेते हैं कि कंसेप्ट आपको कैसे पूछे गए हैं। तो आपको पूछा है कि एमसी बॉन्ड लेंथ कब इंक्रीज होगी, कब इंक्रीज होगी? तो कंसेप्ट क्या है आपका कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ अनपेयर्ड electron increases, mc bond length also increases, and number of unpaired electrons depend किस पे करने वाला है? Obviously number of unpaired electrons depends on the molecular orbital diagram of the metallocenes। और metallocenes की हमने डायग्राम देखी है। Obviously ये कैसे आएंगे? dxy dx square minus y square, this denoted by the a2, then dz square, this denoted by the a1g, and the last one is the dxz and dyz, this denoted by the e1g anti boundings, right or not, right? आपके पास है निकेलोसेंस
cobaltosanes and ferrocene, right? Ferrous. Niclosane is the 20 electrons system. Cobalt कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 19 electron system, and the ferrocene is the 18 electron system. 8 electrons. तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ द मेटलोसेन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स कहां पे इन्वॉल्व करेंगे? दिस 12 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन दी LGOs और लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, राइट? ये सारे इधर इन्वॉल्व करेंगे. तो रिमेनिंग बचे कितने हैं? अगर इसमें से आपने 12 माइनस कर दिया है तो आपके पास बचे हैं 8. इसमें से आपने अगर 12 माइनस कर दिया है तो आपके पास कितने बचे हैं? ऑब्वियसली 7. और अगर आपने 18 में से 12 माइनस कर दिया तो बचे आपके पास 6. तो पहले हम फिल कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को निक्लोसेन्स के 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दिस n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2. इन कोबाल्टोसेन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स इज रिमूव, यहां से निकल जाएगा क्योंकि 19 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 1. इन फेरोसिन 18 है 6, तो एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा यहाँ से. ऑब्वियसली कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0. और कंसेप्ट क्या है आपका? जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगी उतनी ज्यादा MC बॉन्ड लेंथ होगी. तो MC बॉन्ड लेंथ ऑफ निक्लोसिन इज ग्रेटर देन कोबाल्टोसेन्स एंड फेरोसिन्स, राइट? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके? 4th वन. करेक्ट है? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोजो, निडो और अरेक्नो. तो फर्स्ट देखते हैं ये किसकी बेस पर आइडेंटिफाई करेंगे, और हम इसको बोलते हैं हायर न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर, राइट? दिस इज नॉट ए लोअर न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर. तो हायर न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर के लिए हम स्केलेटल इलेक्ट्रॉन की बेस पर बात करते हैं, नॉट मेटल मेटल बॉन्ड्स. और स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं? दिस इज 12 into number of metals minus total valence electrons divided by 2 or not. अगर आपका सिस्टम n+1 है, the system is n+1, n is equal to number of metals, right? That's simply called as clozo cluster, right? Clozo cluster. If n+2, that's simply called as nido. If n+3, that is simply called as अरेक्नो, एंड n+4 ये क्या हो जाएगा आपके? हाई. अब फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं. द फर्स्ट क्या आपका Fe5CO/14 एंड निगेटिव. तो दिस कॉम्प्लेक्सेस में जो नाइट्रोजन, दे नाइट्रोजन एक्ट एज ए इनकैप्सुलेटेड एटम्स, राइट? बिकॉज एक ही नाइट्रोजन से, और मैंने बताया एक नाइट्रोजन होती है तो इनकैप्सुलेट साइड में एग्जिस्ट करेगी. तो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो Fe5CO/14 एंड नेगेटिव, राइट और नॉट? तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन इज 8 into 5 प्लस 14 into 2 प्लस 5 देन 1. तो टोटल कितने आ रहा है? 74. टोटल 74 और नॉट? ओके, देन चेक करते हैं. अब हमने यूज किया है 12 into 5 minus 74 divided by 2. तो ऑब्वियसली 12 into 5 60 and 60 minus 74 divided by 2 कितना हो जाएगा? 14 and 14 divided by 2 is 7. तो टोटल skeletal electrons pair is 7. skeletal electrons pair is 7 and the metal is 5. तो डिफरेंस कितना है? The difference between metal or skeletal electrons pair is 2. तो which formula is used? Obviously n+2, because metal plus 2 is equal to skeletal electrons pair, right or not? तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और ये क्या हो जाएगा फिर? दिस क्लस्टर इज दी नीडो क्लस्टर. तो ये क्या हो जा रहा है? ऑब्वियसली दिस क्लस्टर इज नीडो. सेकंड वाले की बात करते हैं. आपको सेकंड दिया है कोबाल्ट 6 CO/13 नाइट्रोजन्स एंड निगेटिव. तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम फर्स्ट काउंट करेंगे. कोबाल्ट कंटेनिंग हाउ मेनी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स? 9.
तो 9 into 6 plus 13 into 2 plus 5 and 1 total is 86 electron. So total valence electron is 86. The formula is 12 into n is equal to number of metal, and the number of metal is 6 minus 86 divided by, तो कितना हो जाएगा चेक कर सकते हो आप, 72 minus 86 divided by 2, 14, right? 14 divided by 2 is 7. तो डिफरेंस बिटवीन दिस मेटल्स और स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितना आ रहा है? द डिफरेंस इज 6 और 1, 6 और 7 के इसमें कितना डिफरेंस आ सकता है? 1 का। तो कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है? ऑब्वियसली n+1, राइट? और अगर n+1 यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो। तो आंसर कौन सा आना चाहिए आपका? ऑब्वियसली सेकंड आंसर आना चाहिए, ठीक है? तो जो आपको ऑलरेडी मेंशन है, आपको पहला आंसर दिया है, बट पहला आंसर चेंज होके क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रेफरेंस द करेक्ट आंसर इज सेकंड, ठीक है? तो बट आपको CSR की ने क्या दिया है? फर्स्ट आंसर दिया है, बट वो चेंज होके सेकंड हो जाएगा। ओके ओके, दिस क्वेश्चन आल्सो वेरी गुड, राइट? यहाँ पे भी उस थोड़ा सा आपने कंसेप्ट अगर अप्लाई किया होगा तो इजीली आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट तो एलिमिनेटेड वाले थे, सारे प्रोडक्ट एलिमिनेटेड थे, द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एक में ही दिख रहा है आपको, ठीक है? तो यहाँ पे ना हम ऑक्सीडेटिव एडिशन कर सकते हैं, बिकॉज द कॉम्प्लेक्स इज द 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है? तो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस है, क्योंकि प्लेटिनम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? 0, और प्लेटिनम अगर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ऑब्वियसली दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन रिच मेटल्स, राइट? और अब अगर बोलेंगे यहाँ पे जो एडिशंस होगी ये एक्ट एज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर बात करोगे तो प्लैटिनम्स अटैच टू PMA3, then PMA3, then PMA3 and PMA3. So this complex is the 18 electron complexes, right? तो कहीं ना कहीं मुझे इसको एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिसोसिएशन करना होगा, बिकॉज 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहा है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं कुछ डिसोसिएशन मैकेनिज्म थ्रू ये जाने वाला है। तो प्लैटिनम्स PMA3 1 अनसैचुरेटेड साइट्स, बाकी का आप एज इट इज लिख सकते हो, राइट? जब अब यहाँ पे 16 हो गया, तो एक मैकेनिज्म ये वे से जा सकते थे। सेकेंड मैकेनिज्म था कि अब ऑब्वियसली द मेटल इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड दिस कार्बोनिल इज द इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, और वेरी वेरी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, बिकॉज CF3 इज द वेरी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर। तो ये जो कार्बोनिल है दे एक्ट एज ए गुड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ऑब्वियसली मेटल क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच, तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये इजीली क्या कर सकता है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है? दे आल्सो शोज द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो एक मैकेनिज्म है कि आप डिसोसिएशन से जा सकते हो, तो दूसरा मैकेनिज्म से आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक की बेस पे जा सकते हो। तो इसकी बेस पर भी आंसर आपका करेक्ट हो सकता है। तो PMA3, देन PMA3, 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 और अटैक किस किस पर है? कार्बोनिल, देन O नेगेटिव, देन CF3। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल हो गया है, तो कहीं ना कहीं आप एक तो पहले आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक करो, देन डिसोसिएशंस करो, देन न्यूक्लियोफिलिक अटैक, देन पहले डिसोसिएशन, देन एडिशंस, राइट? तो ये दोनों मैकेनिज्म्स कौन से प्रोडक्ट को फॉलो कर सकते हैं? ऑब्वियसली प्लैटिनम्स अटैच टू दी ऑक्सीजन्स, देन कार्बन, इसको कौन अटैच है? CF3। तो कहीं ना कहीं डिसोसिएशन मैकेनिज्म यहाँ पे हो रहा है, तो एक ही फेवरेबल प्रोडक्ट आपको मिल सकता है, उसके अलावा नहीं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है जो आप कर सकते हो। इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन कर रहे हो कि एक फ्लोरीन हो रहा है, तो ये तो पहले ही एलिमिनेटेड प्रोडक्ट हो गया। और दिस प्रोडक्ट आल्सो नॉट, कि कार्बन कार्बन के ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं कर पाओगे। अगर आप इसको डिसोसिएट करोगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, इसको नहीं कर सकते। तो ये एलिमिनेटेड प्रोडक्ट आपको पहले ही देखना था कि एलिमिनेशन आप क्या कर सकते हो। कंफ्यूजन आपको ये दोनों में हो सकता था, बट जब स्टेबिलिटी की बात आती है तो ऑब्वियसली द थर्ड प्रोडक्ट इज द मोर स्टेबल प्रोडक्ट एज कंपेयर टू दिस वन, राइट? तो ये वाला मोर स्टेबल होगा इसका।
तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ओके, हाँ, तो 4 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे पूछे हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक्स में आपको पूछे गए, और 5 क्वेश्चंस आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पूछे गए, और बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे हैं। देखो, द फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ इरेडियम Br6 2 नेगेटिव, द नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर बैंड्स। तो एज इट इज आपके बुक में है, ठीक है, नहीं है, देखते हैं अभी आपको क्या दिया है। इरेडियम Br6 2 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इरेडियम इज कितनी आ रही है, +4। तो इरेडियम इज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, and the ligand containing lone pair of electrons or non-bonding electron, so they shows ligand to metal charge transfer obviously, so this complex is, they shows ligand to metal charge transfer, और ligand to metal charge transfer कर रहा है, इसका मतलब ligand's orbital is the lowest energy and the metal orbital is higher energy। ये तो क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है। तो अकॉर्डिंग टू दी LMCT इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसी बन जाएगी, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ इस कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, तो आप देख लेते हैं। तो लिगेंड्स कितने हैं, टोटल 6 लिगेंड्स है, और 6 लिगेंड्स रिक्वायर्ड 6 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6, एंड टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट की बात करें, तो ऑल 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग और नॉट, राइट, ओके, एंड दिस ऑल 6 orbital is the lowest energy or not, because ligand to metal charge transfer, तो ligands are lower energy not a higher energy, तो 6 के 6 जो molecular orbitals हो गए आपके ligands के, वो कहाँ पे हो गए, इन lowest energy, और सारे इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, ligand group electrons, right, okay, second देखते हैं metal, और metal कहाँ पे होंगे, the metal is the highest energy and metal containing, अब कौन सा metal है, iridium, iridium is the +4 oxidation state, तो obviously 5d5, the electronic configuration is the 5d5, right or not, okay, तो हम फिल करेंगे 1 2 3 4 5 है ना, 5, ये इसको आप कंसिडर नहीं करना है, ओके, तो 5 ऑर्बिटल्स है आपके, 5d ऑर्बिटल्स है, और 5d ऑर्बिटल जब भी लिगैंड मेटल के साथ अप्रोच होता है तो ऑब्वियसली दे स्प्लिट इनटू द 2 एनर्जी लेवल्स, और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कैसी होती है, the octahedral splitting is T2G and EG, तो obviously this also is split into the 2 energy levels, तो कौन कौन सी एनर्जी लेवल्स में जाएगा, EG and T2G, तो लोअर एनर्जी इज T2G and हाईएस्ट एनर्जी इज, ओके, तो मैं थोड़ा सा इसको इस टाइप से कंबाइन कर लेता हूँ क्योंकि मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, ओके, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन इज 5, मेटल के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब मुझे बताओ दिस कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज 5d एंड 4d एंड 5d मेटल के साथ एवरी लिगैंड एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स, तो जिस डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू इज वेरी लार्ज, इसका मतलब जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी T2G, all 5 electrons because iridium Br6 is the low spin complexes, right? अब ट्रांजिशन कहां से कहां हो सकता है, क्योंकि लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर है, तो लिगैंड का इलेक्ट्रॉन एक यहां से यहां तक आ सकता है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि लिगैंड से कहां पे जा रहा है, T2G, और लिगैंड का हमने कंसीडर किया है दिस इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सिग्मा से जा रहा है, आपको भी अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, राइट, तो T2G, और एक ट्रांजिशन कैसा हो रहा है, एक ट्रांजिशन इज सिग्मा टू, तो लिगैंड सिग्मा टू, तो टोटल नंबर ऑफ द ट्रांजिशन कितने पॉसिबल है, 2 बैंड्स आर पॉसिबल्स, इसके अंदर कितने बैंड्स मिलेंगे, 2 बैंड्स एंड 2 ट्रांजिशन पॉसिबल। तो अगर देखो पढ़ोगे आपको क्या पूछा है उसने, चार्ज ट्रांसफर बैंड, तो नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर बैंड इज 2, और ओरिजिन कहां से हो रही है, ऑब्वियसली इसकी सिग्मा टू T2G एंड सिग्मा टू EG, बिकॉज ब्रोमीन के कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, कहां के लिए, ऑब्वियसली मेटल के लिए, राइट, इसलिए टोटल चार्ज ट्रांसफर इज 2 चार्ज ट्रांसफर आर पॉसिबल, ओके, 2 चार्ज ट्रांसफर, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, दिस, ओके, थोड़ा सा और जाते नीचे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, देखो नंबर ऑफ
unpaired electrons equal to iron center in the oxymyoglobins. So first you draw the structure of the oxymyoglobins, right? The oxymyoglobin, you know that the oxymyoglobins के पास कौन सा मेटल प्रेजेंट है? आयरन. अभी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं करता हूं, मैं पहले सिंपली स्ट्रक्चर की. नाइट्रोजन्स और मायोग्लोबिन कंटेनिंग हेम यूनिट और नॉट हेम यूनिट. द फिफ्थ कोऑर्डिनेट साइड कौन सी होगी? द फिफ्थ कोऑर्डिनेट साइड इज द nitrogen of imidazole and the sixth coordinate side is the oxygen because oxymyoglobin की बात हो रही है. तो this complex is octahedral और square planar. octahedral complexes, right? अब मुझे बताओ हेमोग्लोबिन हो या मायोग्लोबिन हो, ये ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड फॉर्म में होगा, पर ऑक्साइड फॉर्म में होगा या डाइऑक्सीजन फॉर्म में होगा? सुपर ऑक्साइड. और सुपर ऑक्साइड को हम लिखते हैं O2 नेगेटिव. इसका मतलब इसने हमने जब अटैच किया है Fe अभी आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेट हुआ है, बाद में Fe क्या करा है इसके साथ? ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट हुआ है. और हमने बोला है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट हो गया और यहाँ पे चार्ज आ जाएगा Fe+3. अगर हम ये फॉर्म में लिखते हैं तो Fe+3, तो हम सुपर ऑक्साइड जब भी बोल सकते हैं ऑक्स को, क्योंकि जब ये क्या करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन कहां से गेन किया है इसने? आयरन से. तो Fe+2 स्टेट काय में कन्वर्ट हो चुकी है? Fe+3 में कन्वर्ट हो चुकी है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑब्वियसली. तो हाई स्पिन स्टेट काय के अंदर कन्वर्ट हो गया? हाई स्पिन इज कन्वर्ट इनटू दी लो स्पिन और नॉट. चाहे ऑक्सी मायोग्लोबिन की बात करो या ऑक्सी हम हेमोग्लोबिन की बात करो, तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सी मायोग्लोबिन आर सेम. तो जब भी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कुछ कुछ बुक्स ने आपको +2 दिया है, बट अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे कि जो हम ऑक्सीजन की बात करते हैं हम इसको ऑक्सीजन नहीं बोलते हैं, दिस सिंपली कॉल्ड एज दी सुपर ऑक्साइड. तो सुपर ऑक्साइड हम क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि उस पर क्या है? 1 नेगेटिव चार्ज. और ये नेगेटिव चार्ज कहां से आया है? ये तो मेटल को अटैच था और मेटल से लिया है ना इसने. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन कितनी हो जाएगी? तो ये क्या हो जाएगा? 3d5 लो स्पिन और हाई स्पिन. लो स्पिन तो T2GnEg, T2GnEg. अब लो स्पिन है तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. दिस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 1. नंबर ऑफ. तो अब पूछा है, आपको पता चल गया कि मायोग्लोबिन के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 1 है. हेमोग्लोबिन की बात करें तो हेमोग्लोबिन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने देखा था कि T2G कितना आता है? 5. ये फॉर्म में आप लिखते हैं T2G6 भी हो सकता है ना. तो कुछ बुक्स ने ऐसा प्रेफर किया है, कुछ बुक्स ने इस टाइप से प्रेफर किया है, बट फिर भी अगर आप +2 भी कंसीडर करोगे तो एलिमिनेशन बहुत इजी हो सकता है. ठीक है, पर चलो मान लेते हैं कि आपके दिमाग में Fe+2 की बात चल रही थी एग्जाम के टाइम. ठीक है, मानना तो पड़ेगा. ठीक है, तो Fe अभी यहाँ पे आप देख रहे हो Fe+3 ऑक्सीडेशन बिकॉज दिस आयरन इज द Fe+3 ऑक्सीडेशन. अब मुझे बताओ ऑक्सलेट जो लिगेंड्स है, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड और वीकेस्ट लिगेंड? वीकेस्ट लिगेंड है. तो दिस कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन और लो स्पिन? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. और हाई स्पिन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज 1 2 3 4 5. राइट और नॉट? तो इसका मतलब पहला तो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमको पता है कि ऑक्सीमायोग्लोबिन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स. और कुछ कुछ बुक्स के हिसाब से अगर आप कंफ्यूजन हो रहा होगा तो कहीं 0 D6 दिया है ऐसा फॉर एग्जांपल, तो 0 हो सकता है. बट ये तो एलिमिनेट हो रहा है नहीं. जहां पे ए आएगा वो तो एलिमिनेट हो ही जाएगा. ये तो आपके दिमाग में आ जाएगा, ए जहां पे होगा वो एलिमिनेट होगा. तो पहला ऑप्शन तो एलिमिनेशन वाला था आपका. ओके. सेकेंड, निकिल की बात करते हैं. निकिल Cl4, ये कौन सा है? NiCl4 2 नेगेटिव. और यू नो दैट NiCl4 2 नेगेटिव इज द टेट्राहेड्रल बिकॉज द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. और sp3 है तो हम बोलेंगे इसकी स्प्लिटिंग कैसी होती है? E और T2. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिकॉज कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है? D8 कॉन्फ़िगरेशंस, राइट? तो इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं. तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? इसका मतलब हमने C भी एलिमिनेशन में आ रहा है आपका. और जहां पे C होगा आप उसको क्या कर सकते हो? एलिमिनेट कर सकते हो. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी थी थोड़ी सी. ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके तरफ, राइट? ओके. तो Fe कौन सी ऑक्सीडेशन इसमें है? 6 - 3 +3. तो Fe+3 लो स्पिन और हाई स्पिन?
लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और लो स्पिन में ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर 1 2 3 4 5 बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स इज D5, तो ये फॉलो कर रहा है बी। ओके, कॉपर NH3 by 4 2 नेगेटिव एंड दिस कॉपर NH3 by 4 2 पॉजिटिव है ना, 2 पॉजिटिव, तो अकॉर्डिंग टू हगिंग्स रूल दिस कॉम्प्लेक्स इज द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस नॉट ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, हमने इसकी बात की थी। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 dehybridize because copper is does not oxidize easily, राइट? तो ये sp2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है आपका, ठीक है। और ऑल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर लो स्पिन और हाई स्पिन, ऑल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर लो स्पिन, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए पेयर। अब यहाँ पे बात आती है कौन सी केस है, 3d9, और स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग कैसी होती है? द स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग इज द लोएस्ट एनर्जी इज dxz dyz, then dz square dxy dx square minus y square. This is a simple crystal phase splitting of the square planar complexes, right or not? And total number of electron is 9 है आपके पास। d9 कैसे था, फिल करते जाओ, बिकॉज ऑल क्या होंगे, पेयर्ड फॉर्म में आएंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहा है, 1। तो चाहे आप Fe की बात करो चाहे कॉपर की बात करो, दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। आप पहला और थर्ड तो कंसीडर कर ही नहीं सकते कि दोनों के अंदर दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता था। और आपको कंफ्यूजन अगर होता था प्लस यानी जीरो में, यानी यहाँ तो Fe+2 हो सकता है आपका मायोग्लोबिन ऑक्सी मायोग्लोबिन, कंफ्यूजन हो रहा है ना, क्योंकि बुक्स में कहीं कहीं दिया है आपको, बट फिर भी आपका आंसर आ सकता है। तो दिस सिंपली कॉल्ड एज द लॉजिक, है ना। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिकली जाना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कॉपर की केस में आपको 1 मिल रहे थे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको साइनेट की केस में 1 मिल रहा है। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी एंड डी। तो समझ में आ रहा है किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था, राइट? ओके ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे इजी क्वेश्चन आपका स्पाइनल का था, क्योंकि स्पाइनल में उसने ऑलरेडी उसका स्ट्रक्चर मेंशन किया था। दिस स्ट्रक्चर इज दी, पहले वाले को उसने बोला है नॉर्मल स्पाइनल्स और सेकंड वाले को उसने बोला है इनवर्स स्पाइनल। और व्हाट इज दी जनरल स्टेटमेंट ऑफ दी नॉर्मल स्पाइनल? हम नॉर्मल स्पाइनल किसको बोल सकते हैं, all +2 present in the tetrahedral side, all +3 present in the octahedral side, that simply called as नॉर्मल स्पाइनल है। तो हम देख लेते हैं फिर भी इसको कि नॉर्मल स्पाइनल हम बोल किसको सकते हैं। नॉर्मल स्पाइनल, तो फॉर्मूला ऑफ द नॉर्मल स्पाइनल, ऑल +2 आयंस, +2 आयंस, मैं इसको M+2 लिखता हूं, इसलिए हो जाएगा। कहां पे प्रेजेंट हो गए, प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल साइट, and all +3 ions, this simply called as M+3, कहां पे प्रेजेंट हो गए, ऑक्टाहेड्रल साइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्पाइनल। इनवर्ट किसको बोल सकते हैं आप, इनवर्ट स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल है, दे आल्सो कॉल्ड इज इनवर्स और इनवर्ट स्पाइनल्स। हम बोलते हैं कि all +2 present in octahedral and 50% of the +3 present in the octahedral side, है ना। कितने, all +2 भी होना चाहिए, all +2 ions present in octahedral sites। और एडिशन क्या करें हमने, and 50% of Mn+3 ions present in octahedral site, तो और remaining 50% present in tetrahedral site, टेट्राहेड्रल साइट। तो दिस सिंपली कॉल्ड एज दी इनवर्ट स्पाइनल्स। तो हम इनवर्ट स्पाइनल कैसे बोल सकते हैं, जब ऑल +2 कहां पे हो गए, ऑक्टाहेड्रल, और 50% ऑफ +3 आल्सो प्रेजेंट इन दी ऑक्टाहेड्रल्स, और रिमेनिंग 50% प्रेजेंट इन दी टेट्राहेड्रल साइट। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इनवर्स स्पाइनल्स। बट तो यहाँ पे आपको चेक करना था। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, आपके पास है Fe, तो ऑल Fe कहां पे हो गए, +2, एंड क्रोमियम्स 2 क्रोमियम इन +3। तो
तो Fe कहां पे प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल साइट्स। क्रोमियम कहां पे प्रेजेंट है? ऑक्टाहेड्रल साइट्स। इसलिए हमने इसको क्या बोला है? नॉर्मल। सेकंड आपको दिया है निकेल। निकेल Ge2 और O4 आपको दिया है यहाँ पे सिंपली, और इसको इसने बोला है इनवर्ट स्पैनल। और इनवर्ट स्पैनल का कंसेप्ट क्या है कि ऑल प्लस टू यानी निकेल प्लस टू, ऑल प्लस टू मीन्स निकेल प्लस टू, और रिमेनिंग 50% ऑफ प्लस थ्री, राइट और नॉट? एंड रिमेनिंग 50% ऑफ प्लस थ्री कहां पे प्रेजेंट हो गए? टेट्राहेड्रल। तो ये होंगे टेट्राहेड्रल साइड में, और ये दोनों कहां पे प्रेजेंट हो गए? ऑक्टाहेड्रल साइड में। तो इसके बेस पर आपको आंसर निकालना था। देखो पहला वाला तो नहीं हो सकता है कि उसने क्या बोला है कि Fe+2 एंड क्या बोला है आपको इसने? कॉपर प्लस टू इन दी ऑक्टाहेड्रल साइड। बट ये हो सकता है क्या? दोनों ऑक्टाहेड्रल में है क्या? ये तो टेट्राहेड्रल में है। Fe इज टेट्राहेड्रल साइड्स एंड निकेल इज ऑक्टाहेड्रल साइड, तो ये तो नॉट पॉसिबल, राइट और नॉट? सेकंड वाले में आते हैं Fe occupied in tetrahedral sites and nickel occupied in the octahedral site, इसलिए आपको सेकंड ऑप्शन करेक्ट दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल फॉर्मूला है जिसको हम आइडेंटिफिकेशन के बोलते हैं ना। हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? जहां पे नॉर्मल स्पैनल हम उसी को बोलेंगे जहां पे ऑल प्लस टू कहां पे होंगे? टेट्राहेड्रल में। ऑल प्लस थ्री कहां पे होंगे? ऑक्टाहेड्रल में, जब उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं तो ये सिंपल आपको इतना कंसेप्ट पूछा गया था, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सेकंड। Okay, the next question is the correct match of the spin only magnetic moments, right? Spin only magnetic moments. तो पहले के हम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो Fe phenanthrin। यहाँ पे phenanthrin आपके पास 2 है। phenanthrin also strong field ligand, but NCS not act as a strong field ligands। ये तो weakest field ligands है आपके, weak field ligands है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयरन कितनी हो जाएगी? +2। So this complex is the high spin complexes, not a low spin complexes at 300 kelvins rated। ठीक है, तो बिलो 300 केल्विन्स और केल्विन्स पे ये क्या दिखाएगी आपको? हाई स्पिन और ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग आप कैसे कर सकते हो? ऑब्वियसली T2G and Eg। तो कौन सी केस है? D6 केस, 1 2 3 4 5 और 6। तो इन दिस केस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 4, और इफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 4 तो 4.89 बोहर मैग्नेट्रॉन, बिकॉज आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है, नॉट स्पिन ऑर्बिटल मैग्नेटिक। ठीक है, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट्स आपको बताना। सेकंड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं कि कंफ्यूजन आपको सेकंड कॉम्प्लेक्स में हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे phenanthrin कितने दिया है? 3 दिया, और ऑल जो phenanthrin है दिस स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड्स। तो इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द phenanthrin इज स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, क्योंकि कार्बोनिल अल्किन के बाद कौन आते हैं आपके? phenanthrin। दिस स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड, अगर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ऑब्जर्व करो। बट यहाँ पे अगर टेम्परेचर वो अबाउ 300 केल्विन देता था तो ये हाई स्पिन हो सकता था, बट यहाँ पे इसने 300 एंड बिलो 300 केल्विन की बात होती है, तो ये दे एक्ट एज ए लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे हम दिखेंगे सिंपली क्लोरीन क्या है? दिस क्लोरीन Cl2 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। So phenanthrin act as a neutral ligands, but this complex act as a low spin complexes, not a high spin complexes। तो जब आपको मेंशन होगा कि अबाउट 323 केल्विन, तो जब भी इसको आप हाई स्पिन बोल सकते हैं, वरना ये लो स्पिन होगा, राइट? ओके, तो अभी यहाँ पे बात आ रही है कि Fe कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? Fe इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड 3d6 एंड 3d6 है, तो आप फील कर सकते हो बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी T2G ऑर्बिटल्स। तो इन दिस केस n इज इक्वल टू 0 एंड बोहर मैग्नेट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? 0 बोहर मैग्नेट्रॉन्स। ठीक है, एंड द डिफरेंस, इस क्वेश्चन का अगर रेफरेंस आपको देखना है तो अटकिंस में आपको ये दिया हुआ है, राइट? ओके, तो काफी अच्छे से मेंशन किया है स्पिन क्रॉसओवर के अंदर। ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी नाइस, है ना? ये यहाँ पे भी आपको अगर आप देखोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने SN1CB इसको करके आ चुके हैं, बट हमको पता है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर SN1CB? द प्रोटॉन मस्ट बी प्रेजेंट, बट प्रीडीन के पास तो प्रोटॉन ही नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन को कोई प्रोटॉन अटैच ही नहीं है, तो ये तो SN1CB नहीं है। दिस इज बेस हाइड्रोलाइसिस,
बट नॉट SN1CB, ठीक है। तो अगर आप ये कॉम्प्लेक्स को ओपन करके लिखते हो, कोबाल्ट अटैच टू प्रीडीन, fluorines and fluorine or oxidation states. So this complexes does not containing any acidic protons. There is no acidic protons are present. तो SN1CB जहां पे भी होगा उसको तो आप तो कैंसिल करने की बात हो गई थी, कैंसिलेशन हो सकता था, क्योंकि SN1CB कब पॉसिबल होगा, क्योंकि हमको पता है कि क्लोरीन के ट्रांस में एसिडिक प्रोटॉन्स होना चाहिए या सिस में एसिडिक प्रोटॉन होना, कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग मोर एसिडिक प्रोटॉन्स, बट यहाँ पे देयर इज नो एसिडिक प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है, ओके। बट कॉम्प्लेक्स गो थ्रू दी, ऑल ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस गो थ्रू दी SN1 मैकेनिज्म्स। या बेस हाइड्रोलिसिस की बात करें तो डिसोसिएशन हो सकता है। तो अब यहाँ पे अगर आपने ऐड भी कर चुके हैं OH, तो ये OH की बेस पर डिपेंड कर सकता है क्या? नहीं, तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे SN1CB की बात नहीं हो रही है, कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन की बात ही नहीं हो रही है, तो देयर इज नो कॉन्जुगेट बेस, है ना, यहाँ पे फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता है। तो पहला रेट आपको क्या बोला है उसने, डिपेंड ऑन दी बोथ। बोथ पे कब डिपेंड हो सकता है, क्योंकि हमको पता है कि ऑल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस गो थ्रू दी डिसोसिएटिव मैकेनिज्म्स। सिर्फ SN1CB के अंदर ही वो क्या होगा, पहले प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बाद में उस पर सब्स्टिट्यूशन होगा, वो अलग बात हो चुकी थी। बट तो यहाँ पे तो पहले क्या होगा, क्लोरीन डिसोसिएशन होगा, देन एडिशन ऑफ OH होगा, ठीक है। तो यहाँ पे SN1CB इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे आपको तो पहले ये कैंसिल करने की बात है। तो ये चीजें भी कैंसिल होगी, बिकॉज दिस इज नॉट ए सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो सकता है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट क्या हो सकता है, अब जो भी लोगे उसके बेस पर ये हो जाएगा OH, नाइट्रोजन ऑफ द प्रोटीन, नाइट्रोजन ऑफ द प्रोटीन, नाइट्रोजन ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ओनली, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द, अरे डज नॉट डिपेंड्स ऑन द OH, क्योंकि OH पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, बिकॉज ये कौन से मैकेनिज्म थ्रू जा सकता है, dissociative mechanism, इसलिए the reaction does not depend on the hydroxide concentration, that's why correct option आपको क्या दिया, this, क्योंकि all octahedral complexes go through the dissociative mechanisms, okay, dissociative mechanism। तो अब देखो ये भी मैकेनिज्म, ये स्टेप भी आपकी क्यों कैंसिल हो गई है, यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया है इसने, SN2, हमको पता है कि SN2 फॉलो नहीं कर सकता है, क्लियर हुआ ना कंसेप्ट। तो यहाँ पे SN2 फॉलो किया, तो SN2 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जितने भी ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस होंगे हमने अकॉर्डिंग क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी की बेस पर देखा है कि वो कहां से जाएंगे, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से जाएंगे, ओके ओके, तो बात समझ में आ चुकी है, ओके ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको दिया है, द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट दिया है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ग्रुप 8 है, नॉट ग्रुप 3, राइट, group 8, the group 8 element is the xenon family or noble gas elements is more readily shows their oxide than fluorides, ठीक है। तो ऑब्वियसली जनरली हम देखोगे जो xenon फैमिली है वो ऑक्साइड फॉर्मेशन फास्ट करेगी एज कंपेयर टू दी फ्लोराइड्स, xenon यानी xanthate आप देखोगे, xanthate ऑक्साइड, जब भी हम क्या कर सकते हैं, XCF6 की रिएक्शंस करोगे आप तो फास्ट हाइड्रोलिसिस होगा और फॉर्मेशन क्या होगा, ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा, इसलिए ये मोर रेडिली ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है। अगर आपने इसको XCO4 नेगेटिव ऐसा देखा होगा, कहीं पे XCO3 आपने देखा होगा, है ना, XC आपने XCO2 F2 ऐसे मॉलिक्यूल्स आपने कहीं देखे होंगे। तो इसमें हमको पता है कि ऑक्साइड फॉर्मेशन फास्ट हो गए एज कंपेयर टू दी फ्लोराइड्स, तो ये चीजें आपको। सेकेंड, Fe कैन एग्जिस्ट इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑब्वियसली Fe +2 में भी दिखा सकता है, क्योंकि Fe कार्बोनिल बाय 4 2 नेगेटिव। तो इन मेटल कार्बोनिल क्लस्टर हमने बात की थी कि इन मेटल कार्बोनिल क्लस्टर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन -2 भी हो सकती है, क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं Fe3 CO/2l, Fe2 CO/2l reaction with sodium and liquid ammonia, what will be happens, the formation of FeCO/4 2 negative, or this complex is the 18 electron complexes, right or not। तो रिडक्शन ऑफ द मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, तो हम इसका रिडक्शंस कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है,
तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन कितनी आ रही है, -2 नॉट +2। तो ये क्या बोल रहा है कि Fe कैन एग्जिस्ट इन द -2 फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो, पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक के अंदर हमने पढ़ा है कि Fe प्लस -2 में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। मेटल कार्बोनिल पढ़ा है, कितने बार देखे हैं, बहुत बार देखे हैं। तो सेकंड तो करेक्ट ही करेक्ट था, यानी हमको पहला नहीं पता है तो सेकंड तो पता ही होगा, बी तो आपको पता ही होगा, तो बी यहाँ पे था और बी यहाँ पे था, यानी दो ऑप्शन आपके एलिमिनेटेड हो सकते थे। ओके, और सी की बात करते हैं। सी तो सबसे फास्ट एलिमिनेट होगा। अगर आपको पहला वाले में कंफ्यूजन है तो सी सबसे फास्ट एलिमिनेट हो सकता था। क्यों? देखो यहां पे दिया है मैग्नीज, टीसी और रेनियम। दिस वन इज द 3D मेटल, 4D मेटल और 5D मेटल। 3D मेटल स्टेबल इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 में हो सकता है मैग्नीज स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट अप टू डाउन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, क्योंकि ट्रांजिशन 4D एंड 5D मेटल स्टेबल इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डज नॉट स्टेबल इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि जो 4D और 5D मेटल्स होते हैं वो जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाके स्टेबल होते हैं, इसलिए आपको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखेंगे। अभी जब भी आप पढ़ोगे ना तो +4, +5, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखेंगे, नॉट +2 एंड +3। तो +2 तो फॉर्म ही नहीं कर सकता है। तो ये क्या बोल रहा है आपको कि Mn तो करेगा, चलो मान लिया Mn ने +2 से +7 तक कर सकता है, ये हमने मान चुके हैं, बट टीसी और रेनियम की कैसी बात करें तो इजिली फॉर्म +2 कंपाउंड्स, तो ये तो नहीं हो सकता है, ये सबसे रॉन्ग स्टेटमेंट्स है। और सी जहां पे होगा वो आपको एलिमिनेट करना था, यानी सी स्टेटमेंट तो जनरल स्टेटमेंट है जो आपको पता होना जरूरी है कि 4D एंड 5D मेटल कभी भी +2 में आपको जाके स्टेबल नहीं होंगे, इजिली फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। तो इसलिए आपको आंसर क्या दिया इसने, ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। चलो आ जाते हैं थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग्स एंड मेन ग्रुप की तरफ। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आपको ऑर्गेनोमेटेलिक से बने थे एंड 5 क्वेश्चंस आपको कहां से बने, कोऑर्डिनेशन। 9 क्वेश्चन आपके ये दोनों मिला के हुए हैं आपके। ठीक है, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ओके। ठीक है, मेन ग्रुप की बात करते हैं एंड केमिकल बॉन्डिंग्स की देखते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द डाइथायोनेट और डाइथायोनेट, राइट, डाइथायोनेट। अब डाइथायोनाइट किसको बोल सकते हैं, तो करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द डाइथायोनाइट इज दी S2O4 2 नेगेटिव, they also called as the dithionous acid, right or not, because they containing dithionate जब भी वर्ड यूज कर सकते हैं जब आपके मॉलिक्यूल में कौन सी बॉन्डिंग हो जाएंगी, SS। मैंने आपको बोला था कि जब भी SS बॉन्ड आता है तो वर्ड यूज करते हैं हम थायोनेट, थायो वर्ड जब यूज करेंगे जब एसएस की बात आ रही है आपके। तो यहाँ पे हमको डाइथायो इसका जिसका कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एसएस बॉन्ड्स हो रहा है, राइट। सेकंड है आपके पास थायोनेट। ओके, थायोनेट का स्ट्रक्चर कैसे आ जाएगा, 10 S2O6 2 नेगेटिव, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो S2O4 H2, दे आल्सो डिनोटेड बाय दी H2 S2O6। स्ट्रक्चर बना लेता हूं, द स्ट्रक्चर इज, जब भी डाइथायोनेट और डाइथायोनेट वर्ड आता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे होती है +3 और +5। डाइथायोनस एसिड आया तो +3, डाइथायोनिक एसिड आता है तो +5। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएंगे इसकी हम निकाल सकते हैं। दिस वन इज द टॉइज x -8 इज इक्वल टू -2, तो दिस वन इज टॉइज x इज इक्वल टू -2 +8 एंड 8 - 2 इज 6 और नॉट, तो यहाँ पे हो सकता है दिस इज toys x is equal to +6 and x is equal to 6 divided by 2 is 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस डाइथायोनेट क्या, थायोनेट क्या हो जाएगा आपका +3, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकाल सकते हैं टॉइज x -12 is equal to -2 एंड दिस इज टॉइज x is equal to 12 - 2 कितने हो जाएंगे 10, और x is equal to 10 divided by 2 is, तो ऑब्वियसली दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है +5। ओके, तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एसएस बॉन्ड तो प्रेजेंट होना है। अभी आ गया आपका O नेगेटिव, डबल बॉन्ड्स O नेगेटिव, तो दिस वन इज -2 -1 -2 -1, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। जहां पे एसएस बॉन्ड होते हैं दे एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है जहां पे एसएस बॉन्ड्स आती है। ओके, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। दे आल्सो कंटेनिंग एसएस बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स O, डबल बॉन्ड्स O, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड्स O, डबल बॉन्ड्स O,
ODK2, राइट और नॉट? अब देखो इसकी बेस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो दिस इज -2 -1 -2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस वन इज, ठीक है, तो -1 -2 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। अब स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, बोथ हैव SS बॉन्ड्स, राइट और नॉट? तो दिस बोथ कॉम्प्लेक्सेस आर SS बॉन्ड्स और नॉट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेट, दोनों के अंदर कौन सी बॉन्डिंग्स है? SS बॉन्डिंग्स। ओके, बोथ आर डाई एनायनिक, डायनेमिक और नॉट? तो दोनों के अंदर एनायन कितने हैं? 1, so 1 and second thing, oxidation state of the sulfur is +3 or +5 respectively, so this complex is +3 oxidation state and this complex is the +5 oxidation state or not? And the sulfur of dithionate, यानी सेकंड वाला बात कर रहा हूँ, dithionate that has lone pair of electrons, तो अगर आप बात करोगे तो sulfur containing how many valence electrons? The sulfur containing 6 valence electrons and all electrons are involved in the bonding, सारे के सारे बॉन्डिंग्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर आप चेक करोगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कोई लोन पेयर हो सकती है? तो डायथायोनेट डज नॉट कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट ये क्या बोल रहा है? हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। इसका मतलब जो लास्ट स्टेटमेंट्स है दिस इज इनकरेक्ट और ए बी सी स्टेटमेंट्स आपकी क्या हो जाएंगे? करेक्ट। तो सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पता होना था कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डायथायोनाइट और थायोनस एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डायथायोनेट और थायोनिक एसिड, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर उसके बाद दिया है आपको, शेप पूछा है, शेप एंड ज्योमेट्री कैन प्रेडिक्ट द VSEPR। तो VSEPR से हम कौन कौन से मॉलिक्यूल्स का शेप निकाल सकते हैं, ठीक है? अब मुझे पता है कि VSEPR थ्योरी जो होती है आपकी वो अप्लीकेबल नहीं होती है फॉर ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के लिए हम यूज करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरीज, है ना? तो पहला वाला तो जहां पे ए होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपको ध्यान में रखना था, ये सबसे इजी था। क्योंकि प्लेटिनम Cl4 नेगेटिव हम कैसे निकालते हैं? ऑब्वियसली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो ये तो सबको पता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पर हम इसको निकालते हैं, बिकॉज इस ट्रांजिशन मेटल की बात हो रही है। और VSEPR थ्योरी हम एप्लीकेबल करते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए, है ना? मेन ग्रुप। अब मेन ग्रुप में आपके पास दो आ रहे थे, अब कंफ्यूजन था कि दोनों भी आंसर आपके पास BCB है आपके पास और ओनली CV है, बट कंफ्यूजन कहां पे होता है कि टेलोरियम कंटेनिंग हाउ मेनी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स? 6 और 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 6 electrons are involved in the bondings. 6 electrons involved in the bonding and जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो लोन पेयर बन जाएंगे। बट यहाँ पे जो कंसेप्ट आ जाता है दिस सिंपली कॉल्ड एज दी स्टेरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर, बिकॉज यहाँ पे साइज ऑफ टेलोरियम इज लार्जर और क्लोरीन ऑफ साइज इज वेरी लार्जर। फ्लोरीन रहता था तो आइडेंटिकल ऑक्टाइडल, यानी यहाँ पे ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल हो जाता था, इसकी जगह फ्लोरीन होता था, बट द क्लोरीन इज द लार्जर साइज, इस वजह से यहाँ पे डिस्टॉर्शन होगा और दिस लोन पेयर इज डज नॉट इन्वॉल्व, दैट सिंपली कॉल्ड एज द इनएक्टिव लोन पेयर्स। और इनएक्टिव लोन पेयर डज नॉट इन्वॉल्व इन दी हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब ये जो रहेगा वो क्या रहेगा? ऑक्टाहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी आपकी P3D3 बिकॉज S वाले जो होंगे वो इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन P3D3। और दिस आइडेंटिकल ऑक्टाहेड्रल और नॉट? आइडेंटिकल ऑक्टाहेड्रल्स। और ये हमने कितनी बार देखा है? हर टेस्ट में देखा था, मैंने बताया था कि आपको कहीं ना कहीं पूछे जाएगा और यहाँ पे कंफ्यूजन आपको होगा ही होगा, इसलिए आपको थोड़ा सा वहां पे एक्टिव रहना जरूरी है। एक्टिव यानी थोड़ा सा रिवीजन अच्छे से होना जरूरी था आपका। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि VSEPR की लिमिटेशन में आता है, दिस इज लिमिटेशन ऑफ द VSEPR। VSEPR से तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इसको, ये तो समझ आ चुके हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या आ चुका है आपका? ओनली सी। PF3 का हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पिरामिडल हो जाएगा, SF6 का करेंगे ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ये हम VSEPR से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट टेलोरियम Cl6 नेगेटिव डज नॉट कैलकुलेटेड बाय द VSEPR, बिकॉज ये यहाँ पे आ रहा है लिमिटेशन ऑफ द VSEPR थ्योरीज। और अगर आपका रेफरेंस इसका चाहिए, दिस हाउस क्राफ्ट इज द बेस्ट बुक फॉर दी हाउस क्राफ्ट में आपको ये दिया है, आप इसको चेक कर सकते हो, सेम एज इट इज यहाँ पे। ओके।
ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द मेन ग्रुप केमिस्ट्री, आपको बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा है। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, NaH पेयर करना है आपको, H सोडियम इज पॉजिटिव, यहाँ पे दिस एक्ट एज ए सोडियम हाइड्राइड, और जो भी इसको हम सॉल्ट भी बोल सकते हैं बिकॉज यहाँ पे आयंस है, और जो सॉल्ट होते हैं दे आल्सो कॉल्ड एज दी सीलेन हाइड्राइड्स। इंटरस्टेशियल हाइड्रेट में कंफ्यूजन हो सकता था, बट इंटरस्टेशियल वर्ड किसके लिए यूज कर सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल के लिए, क्योंकि हमने जब पढ़ा था कार्बन फैमिली में कौन कौन से सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स, इंटरस्टेशियल कार्बाइड, मेटेलिक कार्बाइड्स, राइट और नॉट। और मेटेलिक कार्बाइड हमने किसको बोला था, जहां पे कौन होंगे, ट्रांजिशन मेटल्स हो गए आपके इंटरस्टेशियल। तो ये तो इंटरस्टेशियल नहीं हो सकता बिकॉज सोडियम तो आपका ट्रांजिशन मेटल नहीं है, दिस इज एस ब्लॉक। और जहां पे आपका ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन होता है, दैट सिंपली कॉल्ड एज दी सीलेन हाइड्राइड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, सीलेन हाइड्राइड। इसलिए आंसर क्या आएगा आपका। ओके, बेरिलियम H2 की बात करते हैं, बेरिलियम H2, और बेरिलियम H2 में यहाँ पे अगर बात करोगे तो इट इज इनकम्प्लीट दी ऑक्टेट, तो ये क्या करेगा, डायमराइजेशन होगा, और डायमराइज होकर क्या होगा, बेरिलियम 2 H4 हो जाएगा। जैसे हमने बात की थी किसके अंदर, बेरिलियम क्लोराइड, और बेरिलियम क्लोराइड डायमराइज होकर क्या हो जाता है, बेरिलियम 2Cl2। फॉर देयर क्या हो जाता है, अभी भी इसके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, देन क्या हो जाता है, बेरिलियम Cl2 बाय, एंड दैट इज दी shows polymerization, तो बेरिलियम Cl2 by n this। तो बेरिलियम H2 दे एक्ट एज ए लेविस एसिड, अभी हम क्योंकि इनकम्प्लीट दी ऑक्टेट हो रहा है, जैसे डायमराइजेशन करेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर भी इनकम्प्लीट दी ऑक्टेट है, तो और फिर स्टेबलाइज होने के लिए क्या करेगा, और डायमराइजेशन होगा, यानी पॉलीमरिक फॉर्म के अंदर चले जाएगा। तो बेरिलियम हाइड्राइड्स और बेरिलियम क्लोराइड दे जनरली एग्जिस्ट इन द पॉलीमरिक फॉर्म्स, राइट और नॉट, द पॉलीमरिक फॉर्म्स। तो क्या आ सकता है इसका, पॉलीमरिक चेन, राइट, दिस इज पॉलीमरिक चेन। ओके, टेलोरियम H9 ये हमने देखा, याद होगा आपको, रेनियम H9 2 नेगेटिव, ज्योमेट्री इज द ट्राइकैप ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक। तो डी के लिए आपके लिए कौन सा आ सकता है, थर्ड। डी के लिए थर्ड कहाँ पे दिया है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो दो ऑप्शन तो आपको वैसे ही एलिमिनेशन हो सकते हैं, यानी जिसको कोऑर्डिनेशन से थोड़ा रिलेशन है उसका यहाँ पे आंसर 50-50 आ चुका है, राइट, 50। ओके, दूसरा है कि हमने सिलेन हाइड्रेट भी निकाल चुके हैं, सिलेन हाइड्रेट एक के लिए क्या आ जाएगा, फोर्थ, तो एक के लिए फोर्थ, इसलिए एक के लिए 1 आ चुका है, और एक के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्थ। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में दो ही ऑप्शन भी पता है तो आपका आंसर आ जाएगा सिलेन। अगर आपको सिलेन हाइड्रेट नहीं पता था तो पॉलीमरिक चेन वाला को तो पता होगा कि पॉलीमराइजेशन कौन कर सकते हैं, तो सोडियम हाइड्रेट डज नॉट शो पॉलीमराइजेशन, ये तो हो ही नहीं सकता है। बेरिलियम हाइड्रेट शो द पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, तो ये थोड़ा लॉजिकली आपको यहाँ पे जाना होगा, ठीक है। ओके, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोनॉर्गेनिक से आपको पूछा है, और ये इसमें काफी ट्रिकी, अगर आप अप्लाई कर सकते हो। आपको पता है कि जो Zn होता है, तो Zn हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो Zn यूज इन दी कौन से कैटलिस्ट है आपका, दिस कार्बोनिक अनहाइड्रेस है ना, और कार्बोनिक अनहाइड्रेस इज Zn अटैच्ड टू वाटर देन अटैच्ड टू दी इमिडोजोल, और क्या आ जाता है, थर्ड प्रोटीन्स, दैट्स प्रोटीन सिंपली कॉल्ड एज दी ग्लूटामेट, है ना, ग्लूटामिक एसिड। तो ये चीजें आपको, ठीक है। अब यहाँ पे बात होती है कि सोडियम सॉरी Zn तो कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंजाइम्स है, इसका काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन करता है, बाइकार्बोनेट, राइट, बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन। और ऑब्वियसली दिस इज रिवर्सिबल, क्योंकि ये कहाँ पे होगा आपका, दिस एंजाइम्स यूज इन दी टिश्यू, क्योंकि आपको क्या करेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हो गए, उस कार्बन डाइऑक्साइड को आपको क्या काय में कन्वर्ट करना है, बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट को वापस से आके वो लंग्स में आके डिसोसिएट होके क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड तो उसको आप क्या करते छोड़ सकते हो। सिंपली वे में आपको पूछा गया है कि कार्बनिक अनहाइड्रेस है, तो कार्बनिक अनहाइड्रेस के अंदर हम कौन सा मेटल यूज कर सकते हैं, Zn मेटल्स, है ना। और इसका इसमें आपको जो फाइनली है
फॉर्मेशन क्या होता है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड इज कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन। तो अगर ये रिएक्शन भी आपको इतनी सी पता थी तो आपका 4 मार्क का क्वेश्चन से हो गया था, क्योंकि आपके पास एक ही ऑप्शन है, देखो बी के लिए फर्स्ट और जेड है ना, ये हमको पता है कि बी के लिए फर्स्ट और इसका क्या आएगा, जेड आएगा। तो यहाँ पे बी के लिए फर्स्ट और जेड का आपके पास एक ही ऑप्शन था, बाकी के आपको पता करने की जरूरत ही नहीं थी। यानी ये सिंपल आपको ऐसा था कि बोनस क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको 4 मार्क देना ही है सीएसआर वाले को, है ना। ठीक है, तो ये चीजें आप अब बाकी की चीजें तो है कि हमको पता है मोलिब्डेनियम्स है, निकिल्स है, तो ये थोड़ा सा अगर आप किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो उसको समझ में नहीं आया होगा, है जिस तो पढ़ा होगा तो उसको समझ में आ गया होगा, तो फिर भी आपको यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, है ना। तो हाँ, आपको 2 क्वेश्चन एसिड बेस से पूछे थे, बट बहुत सिंपली क्वेश्चन थे, बिकॉज ये क्वेश्चंस टोटली डिपेंड्स किस पे करता है, शार्प प्रिंसिपल दैट सिंपली कॉल्ड एज दी हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट, है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, हार्ड एसिड एंड बेस कंसेप्ट। और हार्ड एसिड एंड बेस कंसेप्ट क्या होता है, क्या होता है आपको पता है, उसने क्या बोला है आपको शार्प प्रिंसिपल ने, कि जो हार्ड लेविस एसिड होते हैं वो किसके साथ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस करेंगे, हार्ड लेविस बेस के साथ, है ना। तो हार्ड बेस के साथ इंटरेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शंस होगा दैट इंटरेक्शन इज दी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस, राइट और नॉट। सेकेंड है सॉफ्ट एसिड, किसके साथ इंटरेक्शन करेगा, सॉफ्ट बेस के साथ, और ये भी इंटरेक्शंस कैसे हो गए, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस। बट अगर ऐसा कंसेप्ट आ जाता है जहां पे सॉफ्ट एसिड के साथ हार्ड बेस का कॉम्बिनेशन दिया है या हार्ड बेस के साथ सॉफ्ट एसिड का कॉम्बिनेशन दिया है, तो वहां पे जो इंटर रिएक्शंस होंगे वो क्या होंगे, वीक इंटरेक्शंस, राइट और नॉट। तो वीक इंटरेक्शंस हो गई। तो थोड़ा सा अब वहीं पर जाते हैं कि हमने देखा था कि भाई हमारे पास BF3 है और रिएक्शन हमने किसके साथ की है, फॉर एग्जांपल NH3, और BF3 इज दी हार्ड लेविस एसिड और NH3 एज ए हार्ड लेविस बेस। तो यहाँ पे जो इंटररिएक्शंस होगा, जो अडक्ट फॉर्मेशंस होगा, वो क्या होगा, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे अडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है, बट अगर मैं यहाँ पे BCl3 लूंगा और इसकी रिएक्शन में NH3 के साथ करवाता हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हार्ड एंड सॉफ्ट का कंसेप्ट आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये हो गया आपका सॉफ्ट लेविस एसिड और दिस इज अ हार्ड लेविस बेस, और हार्ड और सॉफ्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द मोर प्रिफर देन दी अडक्ट फॉर्मेशंस, राइट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा एंड द फॉर्मेशन ऑफ NH2/3। याद आ रहा है आपको कुछ, सही है, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये इंटरेक्शन अडक्ट फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, जब वीक अडक्ट। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, कि चूज द इक्विलिब्रियम फॉर द फॉलोइंग नॉट फेवरेबल टू दी राइट। तो नॉट फेवरेबल पूछा है आपको, नॉन स्पॉन्टेनियस पूछा है आपको, राइट, कि फेवरेबल डायरेक्शन में कौन नहीं जा रहा है। तो थोड़ा सा हम कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, लास्ट से आता हूँ, आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट समझाने के लिए मुझे ये इजी पड़ेगा, ठीक है। अब आपको दिया है बेरिलियम F2 रिएक्शन विद HgI2, थोड़ा सा अप्लाई करो कंसेप्ट्स को। बेरिलियम अल्कली अर्थ मेटल का एलिमेंट्स है और अल्कली अर्थ मेटल इज हार्ड एसिड्स होते हैं। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, वो भी हार्ड है, तो इस जो इंटरेक्शन है इसका ये ऑब्वियसली क्या होगा, स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Hg क्या है आपका, सॉफ्ट है, बिकॉज ये कहां पे आ रहा है, 4D के अंदर 5D में आ रहा है, और आयोडीन भी क्या है आपका, सॉफ्ट है। तो ये तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, Hg और आयोडीन का जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, बेरिलियम और फ्लोरीन का जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं क्या, नहीं होगे, देयर इज नो रिएक्शंस टेक प्लेस। तो यहाँ पे तो रिएक्शन दिखा रही, तो रिएक्शन पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमको पता है कि इंटरेक्शन कैसा, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्गर, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्गर। ओके, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, कैडमियम्स की तरफ जाता हूं मैं। कैडमियम SO4 और कैल्शियम सल्फेट। चलो हमको कैडमियम तो पता है कि कैडमियम इज प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस -2, कैल्शियम इज प्लस टू ऑक्सीडेशन है, सल्फर। सल्फर सॉफ्ट है या हार्ड है, सॉफ्ट है।
कैल्शियम क्या है आपका हार्ड है, तो इसका इंटरेक्शन क्या होगा, वीक होगा ना, ये सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं इजीली। SO4 क्या है आपके हार्ड है और कैडमियम आपका सॉफ्ट है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होंगे, कैडमियम सल्फाइड और कैल्शियम सल्फाइड। दिस इज मोर स्टेबल, कैल्शियम सल्फाइड आपका मोर स्टेबल हो जा रहा है और कैडमियम सल्फाइड ये सब सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन हार्ड हार्ड इंटरेक्शन से आप हो रहा है, तो ये तो फॉर फेवरेबल हो रहा है। तो जहां पे बी होगा वो तो एलिमिनेट हो चुका है क्योंकि आपको नॉट बोला है, ये तो फेवरेबल है, दिस इज फेवरेबल, बट आपको पूछा है दिस इज नॉट फेवरेबल, राइट, ओके। तो एक हो सकता है आपका ए सी या फिर बी डी, तो डी तो है आपका, ठीक है। इसके बेस पर हम ये ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि डी इज नॉट पॉसिबल, और डी कौन से ऑप्शन के अंदर है, ओनली वन ऑप्शन के अंदर है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो, यहां पे भी अप्लाई कर सकते हो, ये चेक करना है। बट ये जो क्वेश्चन है वो टोटली डिपेंड किस पे कर रहा है, शार्प प्रिंसिपल की बेस पर हुआ है। और वो समझ में आया है आपके, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चंस भी काफी इजी था, थोड़ा लॉजिकली आपको लगाना था क्योंकि आप लॉजिकली सोचते नहीं हो, ठीक है। अब यहां पे बोला है आपको कि रिएक्शंस किसके साथ कर रहे हो आप, लिक्विड HF, और HF एक्ट एज ए एसिड और नॉट। रिएक्शंस हम कोई भी देखो, आपको 4 एसिड दिए हैं, दिस वन ये और ये। अब यहाँ मैं वाटर के साथ रिएक्शंस करवा रहा हूं फॉर एग्जांपल्स, तो यहाँ पे दिस वाटर एक्ट एज ए बेस और एसिड, एसिड तो हो नहीं सकता है, ये क्या करेंगे, फॉर्मेशन H3 पॉजिटिव हो जाएगा, राइट और नॉट। तो दिस वाटर एक्ट एज ए बेस, और आपको पता है कि ये एक ही ऑप्शन में आपको पूछा क्या है उसने कि अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड विच बिहेव एज ए बेस, और हमको पता है कि वाटर कौन से ऑप्शंस के अंदर है, एक ही ऑप्शंस के अंदर आपको पता है। यानी आपको इतना भी पता था कि वाटर एक्ट एज ए बेस, तो वाटर तो वहां पे है ही, और उसके साथ तो बाकी सब आ ही रहे, ठीक है। थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट के हिसाब से चले जाते हैं। अब ये अकॉर्डिंग टू अटकिंस बुक्स के हिसाब से अगर देखोगे, द डिफरेंस इज अटकिंस, तो H2SO3F इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एज कंपेयर टू HF। ये क्या है आपका, H2SO3F is the strongest acid as compared to HF. तो in this case they act as a acid और HF act as a base, HF act as a base, तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है, this one is not possible, base तो पॉसिबल बिकॉज दिस इज वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। सुपर एसिड के अंदर हम कौन सा एसिड यूज करते हैं, दिस वन। अगर आपने सुपर एसिड के पढ़े होंगे 1:1 रेशो, 1:2 रेशो वाला, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या होगा, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है। बट अब उसके नीचे सब आ रहे हैं, अब HF के नीचे सब आ रहे हैं। अब HF को अगर आप कंसीडर करोगे तो उसके नीचे आप देखोगे H2SO4, उसके नीचे एसिडिक एसिड, उसके नीचे CH3COH, फॉर्मिक एसिड, वाटर। तो ये अब HF इज मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड, वाटर। तो अगर आप दो भी ले रहे हो, यहाँ पे वाटर ले रहे हो, फॉर एग्जांपल एसिडिक एसिड ले रहे हो, CH3COH ले रहे हो, या फिर आप फॉर्मिक एसिड ले रहे हो, या वाटर कौन सा दिया है आपको उसने अदर, LIF ले रहे हो, तो ये सारे क्या एक्ट करेंगे आपके, दे एक्ट एज ए base, they act as a base because HF act as a very strongest acid in the liquid ammonia, liquid HF, liquid HF। समझ में आ रहा है कि हमारे तो कंसेप्ट इज दी। तो आपको चेक करना है तो काफी अच्छा है, अटकिंस में एसिड बेस केमिस्ट्री बहुत अच्छे से दी हुई है। तो पहला वाला ऑप्शन देखो लॉजिकली जाना था क्योंकि वाटर तो सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा यहाँ पे, तो वो तो बेस होना चाहिए था और वो एक ही ऑप्शन में आपको मिल रहा था, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस हम बोलते हैं ना लॉजिकली भी होते हैं CSR के, तो ये लॉजिक आपको वहां पे अप्लाई, कंसेप्ट तो आपको पता था कि वाटर एक्ट एज ए बेस और एसिड और नॉट, राइट, ओके। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो होप है कि सबका रिजल्ट अच्छा ही आएगा क्योंकि क्वेश्चंस काफी इजी पूछे गए थे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।